सरोज जी। धन्यवाद स्पीकर सर, आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। सर, ये मेरी मेडन स्पीच है और आज मैं बड़े गर्व और सम्मान के साथ यहाँ खड़ा हूँ कौशाम्बी की जनता को दिल से बधाई देने के लिए, जिन्होंने इस देश के इतिहास में सबसे नौजवान सांसद मुझे चुनने का और ये गौरव दिया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, सबसे पहले माननीय राष्ट्रपति जी ने जिस तरीके से महाकुंभ में हुई स्टैम्पीड को लेकर के जो भी श्रद्धालु मरे उनके प्रति संवेदना व्यक्त की, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये सदन के माध्यम से पूरा देश उनसे ये जानना चाहता है कि जो सरकार के दिए गए आंकड़े जो 30 या 40 है, माननीय राष्ट्रपति जी ने क्या उनके ही प्रति संवेदना व्यक्त की है कि 700 से ज्यादा आंकड़े, जमीनी आंकड़े जो हैं, जो सरकार पेश नहीं कर रही है, उनके प्रति भी संवेदना व्यक्त की है। सर, सबसे पहले मैं राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जिसमें उन्होंने कहा है कि सेवा, सुशासन, समृद्धि और गर्व के स्तंभों पर देश के भविष्य का दृष्टिकोण रखा है। लेकिन पिछले एक साल की हकीकत को नजदीक से देखें तो यह दावा जनता के असली अनुभवों से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ता है। सत्ता में सरकार का कम मार्जिन से जीत पाना यह स्पष्ट करता है कि देश के लोगों के सरकार के बढ़ती निराशा एक सच्चाई है। अगर यह सरकार सच में सेवा और सुशासन का प्रतीक होती तो भारत की जनता इसे जोरदार समर्थन और देती। लेकिन मतदाता का स्पष्ट संदेश इस सरकार को यह है कि वो परिवर्तन चाहते हैं। Sir, within the first year of this third term government, this government has trampled upon the spirit of the Constitution, introducing controversial legislations like the Waqf Bill and the constitutional amendments for one nation and one election. The Waqf Bill, marketed as a step towards empowerment and modernization, is in reality a direct assault on the secular fabrication of our nation. It is yet another attempt to tighten government control over the religious and cultural traditions of the Muslim community and undermining their autonomy in the name of religion. Meanwhile, the proposal for one nation, one election poses an existential threat to India's federal structure. It is nothing more than an attempt to centralize power, diminish the political, economic and social autonomy of the states. Even today, states are struggling under an unfair fiscal arrangement, particularly after the introduction of the GST. The centre's political agenda has overshadowed the rightful allocation of tax revenues, pushing many states into financial distress, forcing them into debt rather than empowering them with their due resources. This government claims to uphold the Constitution, but its action speaks otherwise.